यहाँ से निकल जाए, उनके जितने भी भक्त हैं वो तालियां बजाए, डांस करे, नाचे, गाए, हंसे कि देखो इतने क्या क्या चीज़ें हमारे को मिल गई है करके। अब हमने 2016 के अंदर जो कैबिनेट मीटिंग यहाँ पर हुई थी, उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर क्या क्या फ़ैसले लिए गए थे और उसमें से कितने काम हुए हैं, कितने काम को बिल्कुल शुरुआत ही नहीं हुई है और कितने काम पूरी तरीके से भूल गए हैं। तो हमने इसके ऊपर पिछले कई दिनों से हम इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट हेड से हम बात कर रहे हैं, जिन जिन डिपार्टमेंट के ताल्लुक से निर्णय लिए गए थे, और इस नतीजे के ऊपर पहुँचे हैं कि अब जब 16 तारीख के दिन ये मीटिंग होंगी तो 16 तारीख की मीटिंग के अंदर आपको ये समझ में आएगा कि पूरा कैबिनेट यहाँ पर आएगा और बेहिसाब आश्वासन हमारे को देकर जाएगा। हम महाराष्ट्र सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि आपकी कैबिनेट मीटिंग शुरू होने से पहले आप 2016 के जो जो वादे किए गए थे उसके ताल्लुक से हमको बताएं कि वो फैसले कहाँ तक पहुँचे हैं, और उसके बाद आपके नए झूठ का जो सिलसिला है, वो नए झूठ का सिलसिला है तो आप बाद में है तो उसको कैबिनेट मीटिंग के बाद ये कर ले। अब 2016 के अंदर जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें कितना पैसा का प्रोग्राम्स ये किए गए थे, तो तकरीबन 49,000 करोड़, यानी कि तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं की गई थी कि 50,000 करोड़ रुपए के यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए ये काम किए जाएंगे करके। अब आपको शुरुआत से हमने एक एक पॉइंट लिए हैं उसमें, और हम चाहेंगे कि हम ये सरकार को भी देंगे और सरकार ने इसके ऊपर एक एक पॉइंट वाइज अगर जवाब दे, और मैं आपके ज़रिए अनुरोध करना चाहूँगा कि ये हम आपको भी PDF के ज़रिए ये पूरा है तो हम आपको दे रहे हैं, ताकि आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे तो उनसे एक एक पॉइंट आपके लिए हमने आसान करके दे दिए हैं कि हर एक ने एक एक भी अगर सवाल करा तो आपको पता चल जाएगा कि झूठ का कितना बड़ा पलीदा यहाँ पर है करके। सबसे पहला ये है कि औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालय थे सुसज्ज सभागृह स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत, ये फैसला 2016 के अंदर लिया गया, और ये फैसले के अंदर कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया गया कि 40 करोड़ रुपए की बिल्डिंग डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के अंदर बनाई जाएगी, और कितने महीने के अंदर बनाई जाएगी, तो 20 महीने के अंदर बनाई जाएगी। ये 2016 के अंदर फैसला लिया गया, 40 करोड़ रुपये उसको देंगे बोल के। आज की सद्य स्थिति क्या है कि वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं बनी है, कोई पैसा उसके लिए सैंक्शन नहीं किया है। आज मजबूरी ये हो गई है कि कैबिनेट मीटिंग आज हमको स्मार्ट सिटी ऑफिस के अंदर लेनी पड़ रही है। अगर वो स्मार्ट सिटी ऑफिस भी नहीं रहता तो हो सकता है कि आमखास मैदान के अंदर कुर्सियाँ डाल के है तो बिठाना पड़ा होता उसमें। अगर जिस विभागीय क्षेत्र के लिए तुम आ रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के अंदर ये सारे फैसले लिए गए हैं, और झूठ वहीं से अगर शुरू हुआ कि हम यहाँ पर एक 20 महीने के अंदर एक 40 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग बनाएंगे, तो वो बिल्डिंग आज तक नहीं बनी है। दूसरा ये है कि तुम दूसरों का तो छोड़ दो, मैं विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, दो केंद्रीय मंत्री है, एक राज्य के मंत्री है, यहाँ पर गोपीनाथ मुंडे साहब का क्या योगदान रहा है भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के अंदर, ये इसके अंदर कहीं पर भी कोई दुमत नहीं। हमारे राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हमारा मतभेद है, लेकिन एक लोक नेता था, उनके नाम के ऊपर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठा अंतर्गत लोक नेते श्री गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्था, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट एक गोपीनाथ मुंडे साहब के नाम के ऊपर बनाने का फैसला लिया गया था 2016 के अंदर। इसको ये टोटल जो नेशनल इंस्टीट्यूट था, बड़ी ही गाजे बाजे के साथ उसको कि क्या क्या कोर्सेज रहेंगे और नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट रहेगा, तो इसको 279 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट था कि हम गोपीनाथ मुंडे साहब के नाम की एक नेशनल लेवल एक संस्था हम बनाने वाले हैं करके 2016 के अंदर। उसमें से 12 करोड़ रुपये 14 कोटीलाच मंजूरी देण्यात आली, यानी कि 280 करोड़ के करीब समझ लीजिएगा। उसमें से 14 करोड़ रुपये को ही सैंक्शन दिया गया, और ये संस्था शुरू करने के लिए आज तक महज 4 करोड़ रुपये दिया गया। 280 करोड़ में से 12 करोड़ सैंक्शन किए और 4 करोड़ रुपये दिए कि तुम ये संस्था स्टार्ट कर दो करके। अब 4 करोड़ के अंदर एक नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट कैसी स्टार्ट होगी, तो हमने इसकी जानकारी निकाले,
पूरा रिटर्न के अंदर मंगाए, एक भी वहाँ पे इस गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्था के अंदर एक भी फुल टाइम स्टाफ नहीं है। तो यूनिवर्सिटी क्या कर रही है कि 10 टेम्पररी स्टाफ को लगाए हैं और बाकी जो है उनको आवरली बेसिस के ऊपर बुलाते हैं। उसमें इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज़ के नाम दिए हुए हैं कि हम ये कोर्स चलाने वाले हैं, वो कोर्स चलाने वाले हैं क्योंकि उसमें। तो अब आप देखिएगा कि 280 करोड़ में से सिर्फ 4 करोड़ रुपये उनके खुद के अपने नेता, जिनकी सरकार महाराष्ट्र के अंदर भी है और केंद्र के अंदर भी है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरा, औरंगाबादला जागतिक वारसा शहर म्हणून घोषित होण्यासाठी प्रयत्न, ये कैबिनेट मीटिंग 2016 के अंदर क्यों किया गया कि औरंगाबाद को एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के दर्जा मिलना चाहिए करके, क्योंकि यहाँ पर मलिक अंबर ने 1610 में औरंगाबाद शहर बसाए। फिर यहाँ पर बीबी का मकबरा है, पंचक्की है, नहर अंबरी है, 52 दरवाजे है, सोनेरी महल है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये फ़ैसला लिया गया कि हम इसको एक हेरिटेज सिटी का है तो दर्जा दिलाएंगे। अब हमने ये पता किया कि कम से कम ये दर्जा दिलाने के लिए तो कोई पैसा खर्चा नहीं होने वाला है, इसके लिए सिर्फ एफ़र्ट्स लगने वाले हैं। टूरिज़्म डिपार्टमेंट से बात करें तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट का कहना है कि सर आज तक हमारे को कोई प्रस्ताव इस तरह का आया ही नहीं है। उनका कहना है कि महानगर पालिका ने प्रस्ताव तैयार करना और वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट को देना, फिर टूरिज़्म डिपार्टमेंट उसको ऊपर फॉरवर्ड करता है। तो महानगर पालिका ने आज तक इस शहर को हेरिटेज सिटी का दर्जा नहीं मिला। किसी भी शहर को जब हेरिटेज सिटी का दर्जा मिलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हम एडिशनल फंड्स ला सकते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए फंड्स देती है। तो सिर्फ घोषणा हो गई, घोषणा होने के बाद आज तक कुछ भी नहीं हुआ है करके। आता कॅबिनेट मीटिंग म्हणजे फक्त औरंगाबादसाठी नसतं, डिव्हिजनसाठी असतं। तो तेर वस्तू संग्रहालयासाठी आता नवीन प्रशस्त इमारत, ये 2016 का फैसला है। आता नवीन प्रशस्त इमारत, अब इसके लिए उन्होंने तेर जो ये है उस्मानाबाद के अंदर, वहाँ पर एक शासकीय वस्तू संग्रहालयासाठी नवीन इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला कि वहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे आर्टिफैक्ट्स है, मौल्यवान ऐतिहासिक वस्तु है, उसके डिस्प्ले के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए वहाँ पे उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि हम ये बनाएंगे करके। अब हमने सोचा चलिए उस्मानाबाद के अंदर है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा करके। तो फिर हमने पहले टूरिज़्म डिपार्टमेंट से बात करें तो बोला हमारे पास नहीं आता है। आर्कियोलॉजी से बात करें, फिर आर्कियोलॉजी वालों ने हमारे को बहुत अच्छी इसकी जानकारी दी। उन्होंने ये बताया है कि हमको 1 हेक्टेयर जगह, कैबिनेट का फैसला होने के बाद 1 हेक्टेयर जगह अलॉट कर दी गई। 2016 के अंदर इसको मान्यता भी मिल गई कि भाई ये अपने को ये यहाँ पर ये बनाने का है करके। और उसके लिए उन्होंने 15 करोड़ रुपये सैंक्शन किए ये संग्रहालय बनाने का है करके उस्मानाबाद के तेर में। उसके बाद पता चला कि वो ज़मीन जो है वो वहाँ पे अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण निकाल नहीं सकते हैं, वो ज़मीन बराबर नहीं है। तो अब 2016 का जो फ़ैसला था, अब उसको वही वस्तु संग्रहालय पूरा करने के लिए अब जो पहले 7 करोड़ रुपये का प्रस्ताव था, वस्तू संग्रहालयाकरिता 7 कोटी रुपयांची 2000 मान्यता देण्यात, त्यानंतर मुख्य इमारतीकरिता सुधारित 15 कोटीची मागणी करण्यात आली होती। पहले 7 करोड़ रुपये दिए, उन्होंने बोले कि 7 करोड़ के अंदर नहीं बनता है, 15 करोड़ रुपये देना करके। तो 15 करोड़ रुपये का उन्होंने प्रस्ताव भेजे 2016 के अंदर कि 7 करोड़ के अंदर नहीं होगा, इतना बड़ा हमारे को संग्रहालय बनाने का है, इसको एडिशनल फंड लगेगा। आगे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ज़मीन अभी भी पड़ी हुई है। अब उन्होंने रिवाइज्ड उसका ये तैयार करके भेजा है। जो प्रस्ताव 7 करोड़ रुपये का था, आता प्रस्ताव 7 कोटीवरून 28 कोटीवर गेला। 28 कोटी का उन्होंने एक प्रपोजल गवर्नमेंट के पास भेजे है कि अब हमको 28 करोड़ रुपये दो, 28 करोड़ रुपये के अंदर हम ये बनाएंगे करके। यानी कि 2016 का फैसला, अभी तक पैसा कितना लगने वाला है इसी के ऊपर खेल चल रहा है। फिर ये एक मुद्दा है कि जालना परिसर के अंदर, अब जालना के एक मंत्री भी आते हैं। औरंगाबाद जालना एक सीड्स का बियाने का एक बहुत बड़ा सेंटर है, बड़े बड़े हमारे पास सीड फैक्ट्रीज़ है। तो 2016 के अंदर इन्होंने फ़ैसला किया कि हम 109 करोड़ रुपये खर्चा करके जालना में एक सीड पार्क हम बनाएंगे।
109 करोड, और उसका उद्देश ये था की शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात 600 कोटीपर्यंत वाढ आणि 40,000 लोकांना रोजगार. ये कैबिनेट का डिसीजन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ. जैसा मोदी जी वहाँ पे है तो फेंकते रहते हैं, तो यहाँ पे आके ये लोग 40,000 लोगों को नौकरियाँ मिलने वाली है करके ये फैसला उन्होंने लिए है. और ये जब सीड पार्क बन जाएगा तो 6,000 कोटींची उलाढाल होना है, 6,000 करोड़ रुपीस की. तो ये सब के लिए अब हमने जब ये पता किए कि भाई क्या हुआ है, आज हालत ये है कि जो हमारा हब हुआ करता था, सीड्स का हब था जालना और औरंगाबाद के अंदर, आज कितने सारे चाहे वो महिको ले लीजिएगा, अजीत सीड्स ले लीजिएगा, और कौन सी तो ये सब ने अपनी अपनी सीड फैक्ट्रीज कहाँ लेके चले गए हैं. महिको, नाथ, अजीत, ये सब बड़े बड़े हैं. और बहुत सारे प्लेयर्स ने अपना इनका सीड मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स है, जो यहाँ पे वो एक्सपांड करना चाह रहे थे, वो पूरा वो तेलंगाना लेके चले गए हैं. ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज ने तेलंगाना लेके चले गए. हमने सीड कंपनी वालों से बात किए, हमने इनके डिपार्टमेंट के लोगों से बात की कि क्या वजह है. इन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि यहाँ पर कोई रहना नहीं चाह रहा है. सीड कंपनी जिस तरीके से FIR रजिस्टर हो जा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग की जा रही है, तो ये सब देखते हुए, यही नहीं जो गवर्नमेंट की महाबीज है, उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन बेस जो है वो यहाँ से उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर शिफ्ट कर दिया है. तो जहाँ पर आपने हमारे को लॉलीपॉप देके गए थे कि 40,000 करोड़ नौकरियाँ मिलने वाली है, 6,000 करोड़ का उलाढाल होने वाला है, यहाँ से ऑलरेडी मतलब सीड्स के बहुत सारे. अब उनका कहना है कि हमने कहीं जालना के आगे, कहीं बुल्डाना के पास हमने कुछ जगह दिए है करके, लेकिन यहाँ पे सीड कंपनी का कहना ये है कि ये जो सीड पार्क बनाया जा रहा था, वो सीड पार्क का मकसद ये था कि यहाँ पे अच्छे लेवल का है तो साइंटिस्ट लेके आके यहाँ पर उसके ऊपर रिसर्च किया जाए और सीड्स का एक सेंटर बनाया जाए करके. लेकिन कोई भी वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है. सीड कंपनीज़ का आज भी कहना है कि अगर औरंगाबाद और जालना के बीच में अगर आप जगह देते हैं तो यकीनन जो कंपनीज़ वहाँ पर गई है, वापस गई है, वो दोबारा यहाँ पर आ सकती है करके. तो एक यहाँ पर हमारा जालना वाला मैटर भी जो था वो हाथ से निकल गया है. और दुर्दैव ये है कि जालना के अंदर भी केंद्रीय मंत्री है और राज्य के अंदर भी केंद्रीय मंत्री है. एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी जो थे वो अभी तक अब्दुल सत्तार साहब थे जो मराठवाड़ा से आते हैं, और अभी भी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है धनंजय मुंडे, वो भी मराठवाड़ा से आते हैं. तो क्या उनको ये मालूम नहीं है कि अजीत सीड्स चले गया है, नाथ सीड्स चले गया है, महिको ने है तो तेलंगाना के अंदर एडिशनल अपने प्लांट्स डाल दिया है. म्हणजे आपल्याकडे ग्रोथ नाही, जे पॅरलल ग्रोथ आपल्याकडे व्हायला पाहिजे होती, ते पॅरलल ग्रोथ आता तेलंगाना आणि मध्य प्रदेशमध्ये आहे. सगळे लोक तिथे चाललेले आहे. 2016 का एक फैसला है, जात पडताळणीची कारवाई आता जलद होणार. पोलीस उप अधीक्षकांची 21 नवीन पदे भरण्यात येईल. ये 2016 के अंदर ये फैसला लिया गया था. अब 36 जिला निहाय जात प्रमाण पत्र पड़तालनी समितियाँ, आपको मालूम है कि कास्ट वेरिफिकेशन के लिए कितना लोगों को तकलीफ़ होती है और कितना लोगों को कितना कई महीनों सालों तक है तो इंतज़ार करना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए. तो उस वक्त 2016 के अंदर उन्होंने बोले हैं. अब आज की स्थिति में बताता हूँ, पूरे जितने भी पोस्ट हैं इनके, उपायुक्त, संशोधन अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक और पुलिस निरीक्षक. अब पोलीस उप अधीक्षकांची 21 नवीन पदे भरण्याचा निर्णय 2016च्या कॅबिनेट मीटिंगमध्ये घेण्यात आला होता. आजची स्थिती काय आहे मी आपल्याला पूर्ण आकडा सांगतो की मंजूर पदे हे 36 जिल्ह्यामध्ये जे आहे त्याच्यामध्ये 180 मंजूर पदे आहे, 180 पोस्ट है. भरलेली पदे किती आहे तर 91, आणि रिक्त पदे किती आहे तर
89 प्लस 3 वेगळे, तो ऑलमोस्ट 50% पदे रिक्त आहे. आणि तुम्ही जे निर्णय घेतला होता कॅबिनेटमध्ये 2016 की पोलीस उपअधीक्षकांची 21 पदे आम्ही भरणार आहे, त्याचा हाल काय आहे की मंजूर जे आहे टोटल 36 पदे आहे, त्याच्यापैकी भरलेली फक्त 8 पदं आहे. फक्त 8 पद. म्हणजे घोषणा केली, गेले पडून. ये सब आपको हम देने वाले हैं. मराठवाड्यातील लातूर, जालना येथील विद्यार्थ्यांची मोठी सोय. राज्यातील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना आता अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश मिलणार. इन्होंने क्या किए थे कि इसका कन्वर्जन करेंगे, जो शासकीय तंत्र निकेतन ITIs जो है उसको हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे करके, ये इन्होंने 2016 के अंदर फैसला लिया था. 2016 के कॅबिनेट के अंदर काय झालं, घोषणा झाल्यानंतर फक्त 2च, म्हणजे रत्नागिरी व यवतमाळ पॉलिटेक्निक कॉलेजचे रूपांतर इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये झाले आहे. कुठले आहे ते? रत्नागिरी आणि यवतमाळ. आपला काय हाल, तर धुले, जालना, लातूर व सोलापूर या 4ही कॉलेजचे प्रस्ताव आजपर्यंत प्रलंबित आहे. अनेक विद्यार्थी इंजिनिअरिंगच्या शिक्षणापासून तर मला हे सांगायचं आहे, तुम्ही निर्णय घेतला होता ना की सर्व ITI आम्ही इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये कन्वर्ट करणार आहे, फक्त 2च झालेले आहे. मग जे प्रस्ताव तुमच्याकडे आलेले आहे त्याच्यावर का बसलेले आहे, त्याची उत्तर त्यांनी द्यावे आम्हाला. म्हणजे और खूप सारे हे आहे, पण मी आपल्याला महत्त्वाचे हे सांगतो, कारण हे आपल्याला मी एक PDF मध्ये आम्ही तुम्हाला डिटेल्स पण देणार आहे, तर एक एक मुद्दा तुम्हाला घेता येईल. आता सर्वात मोठा म्हणजे मराठवाड्यात सगळ्यात जास्त दुर्दैवाने आत्महत्या होते. महाराष्ट्रामध्ये किंवा देशामध्येही सांगता येईल की सगळ्यात जास्त आत्महत्या शेतकऱ्यांचं कुठे होतं, तर मराठवाड्यामध्ये होतं. आणि हे एक असा डिपार्टमेंट झालेला आहे की त्याची उच्चस्तरीय आपण ED मार्फत किंवा एक स्पेशल अँटी करप्शन CBIच्या अँटी करप्शन ब्युरो मार्फत त्याची चौकशी केली तर आपल्याला कळेल कि हे सब ज़मीन के नीचे वाला मामला है. तो जो भी ज़मीन के नीचे वाला मामला है वो टेबल के नीचे से है, तो उसका रिटर्न आते रहते हैं. हे डिपार्टमेंट असा झालेला आहे. आता इरिगेशनवर खूप मोठा घोषणा होणार आहे या मध्येही, की आपण पाणी लासा आणणार, इथून आणणार, तिथून आणणार. तो मैं आपको 34,438 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार. हे 2016चा. निम्न दुधना प्रकल्पाच्या 2,342 कोटी रुपये किमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 2016ला सुधारित या प्रोजेक्टसाठी मान्यता देण्यात आली होती. आता हे फक्त एक उदाहरण तुम्हाला सांगतो की हे निम्न दुधना प्रोजेक्ट जे आहे याची सुरुवात कधी झाली होती की 1978ला. 1978 मध्ये याची सुरुवात झाली होती आणि याचा प्रोजेक्ट कॉस्ट काय होतं तर 24 कोटी 42 लाख 24.42 करोड रुपीज होतं. आता एकदा हे सगळे लोक आलेले आहे, आमच्याकडे खूप चांगला हिल स्टेशन आहे, मी त्यांना विनंती करतो आपल्या गाडीमध्ये म्हैसमालपर्यंत जाऊन बघा तुम्ही. 453 कोटी रुपये देण्यात आले होते. 453 कोटी रुपये 2016ला देण्यात आले होते म्हैसमाल डेव्हलपमेंटसाठी. आणि त्याचाही खूप गाजाबाजा करण्यात आला होतं की काय काय आपण तिथे आणणार आहे, ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स आणि हे ते. रस्ता बघा किती चांगला झालेला आहे. आजपर्यंत काय झालेलं आहे 453 कोटीपैकी तर फक्त 5 कोटी रुपयांची प्रशासकीय इमारत बांधण्यात आलेली आहे. मग औरंगाबाद विमानतळाचं विस्तारीकरण हे होतं. तर हे सगळे मुद्दे जे आहे ना खूप आम्ही त्याच्यावर स्टडी केलेली आहे आणि स्टडी करून हे सगळ्या अधिकाऱ्यांशी बोलून आम्ही हे बाहेर काढलेले आहे. एक मुद्दा जे राहिलेला आहे ते रेल्वेच्या संदर्भात. उद्या आम्ही रेल्वेच्या संदर्भात आपल्याला सांगतो की वैष्णव साहेब जे केंद्रीय मंत्री आहे रेल्वेचे,
रावसाहेब दानवे साहेब आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी मराठवाड्याला कशा रेल्वेच्या बाबतीत उल्लू बनवण्याचा धंदा केलेला आहे, पुराव्यासहित त्यांच्या व्हिडिओजच्या स्टेटमेंटसहित मी आपल्याला त्याची जानकारी देणार आहे. कारण हे खूप मोठं होतं, तर मी म्हटलं की रेल्वेच्या बाबतीत मी तुम्हाला पुरावेसहित तुम्हाला देतो. आणि माझी अपेक्षा हेच आहे की आपण याला चांगलं कव्हरेज दिलं तर मराठवाड्यासाठी काही प्रामाणिकता असेल. आणि माझी एक विनंती आहे की नवीन घोषणावर तुम्ही विश्वास ठेवू नका. ते सगळं इलेक्शनच्या कॅम्पेनिंगची स्ट्रॅटेजी असणार आहे, त्याच्यामध्ये काहीही साध्य होणार नाही. फक्त त्यांना हे सांगा जे तुम्ही पूर्वी 7 वर्षापूर्वी घोषणा केली होती त्याचेही बाबतीत आम्हाला बोला की काय काय झालेले आहे, आम्हाला नवीन काही नाही पाहिजे. तर आपले काही प्रश्न असतील. अपेक्षा हे आहे की माझ्याकडे डॉक्युमेंट्स आहे, मी सगळं पुरावे देण्यासाठी तयार आहे. आणि असं नाही आहे की म्हणजे आज दुर्दैवाने सुहास भाऊ की मराठवाड्यामध्ये सगळ्यात जास्त आत्महत्या होत आहे आणि तरीसुद्धा इतकं 1000 कोटी रुपये खर्च करून आपली पाण्याची समस्या हल होत नसेल आणि मी चुकत असेल तर तुम्ही माझ्यावर कारवाई करा ना. मी आज इतकं मीडियासमोर हे जे बोलत आहे तर काहीतरी जबाबदारी असेल ना माझी. नाही तर सांगा की इम्तियाज जलील खोटं बोलत आहे. बोला, मी त्यांना सांगतो, एकनाथ शिंदे साहेबांना, देवेंद्र फडणवीस साहेबांना, अजित पवार साहेबांना की तुम्ही माझ्या बाबतीत बोला की इम्तियाज जलील झूट बोलतो, ते खरं नाही आहे, ते सगळं खोटं बोलतो. त्यांनी बोलून नाही. आणि जसं जे हे प्रश्न विचारलेले आहे की मी स्क्वॉड तयार करणार आहे का, मी आपल्याकडे एक मुद्दा ठेवलेला आहे आणि अशाच प्रकारे की नाही माझे ठेकेदार करणार आहे, मग दुसरेही ठेकेदार असेल ना की ज्यांना काम करायचे आहे तर ते आम्ही हातपाय तोडून टाकू. अरे काय म्हणजे काय झालं, म्हणजे महाराष्ट्र आहे का कोणत्या दुसऱ्या राज्यामध्ये आपण राहतो की हातपाय तोडून टाकू तुम्ही ठेकेदारांनी काम घेतलं तर. माझ्या तर मी आपल्याला सांगितलं, मी आत्ता आपल्याला सांगितलेलं आहे आणि मी स्पष्ट सांगितलेलं आहे की हे जे 3 नेत्यांचं मी नाव घेतलेले आहे त्यांच्यापर्यंत टक्केवारी जात नसेल किंवा त्यांचे जे मंत्री आहे डिपार्टमेंटचे त्यांच्याकडे टक्केवारी जात नसेल तर मी तुमच्यावर एक आरोप केलेला आहे, हे टक्केवारी तुमच्यापर्यंत येत आहे आणि नाही तर तुम्ही त्याची इन्क्वायरी लावा. जितके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आहे महाराष्ट्रामध्ये मराठवाड्यामध्ये जे चाललेले आहे त्याची इन्क्वायरी लावा. आपको दूध का दूध, पानी का पानी, पानी कहाँ पे है उसके अंदर. आणि हे इरिगेशनचे प्रोजेक्ट्स मी जसं म्हटलं ना कि सब ज़मीन के अंदर है, तो सब टेबल के नीचे से ही आ रहा है उसका. ये ईडी की बात कर रहे हैं, 70,000 करोड़ का जो स्कैम था इरिगेशन का, उसमें से ईडी ने अजीत दादा की नाम निकाल लिए. आप उनसे डिमांड कर रहे हैं कि ये होना चाहिए. नहीं, मैं देश के वज़ीर आज़म से मांग कर रहा हूँ, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करना है हमको करके तो उन्होंने भाषण दिए थे 4 दिन पहले जब अजीत दादा का समावेश किया जा रहा था और उन्होंने देश को बताए थे. मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो ये समझ रहा था कि अजीत दादा सिर्फ है तो इरिगेशन के अंदर 70,000 करोड़. तो उन्होंने देश को बताए थे कि सिंचन घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, खनन घोटाला, ये मेरे को पता ही नहीं था. तो मैं मोदी जी का इतना धन्यवाद अदा किया कि यार देखो कितना अच्छा हमारा भ्रष्टाचार मुक्त प्रधानमंत्री है कि देश को बता रहा है ये आदमी ने कितना पैसा खाया है करके. और 4 दिन के बाद ऐसा बुके दे रहे हैं अजीत दादा उनके पास जाके उसके अंदर और उसको स्वीकार कर. ईडी ने जो घोषणापत्र दाखिल किए उनसे अजीत दादा का नाम निकाल लिया. तो आप उम्मीद क्या करेंगे. चले हम तो जैसे देखे जो है तो सुहास ने बोला है कि अजीत दादा ने ये देखना चाहिए उन्हीं के खाते. मैं डिमांड क्या कर रहा हूँ, मैं एंटी करप्शन ब्यूरो सीबीआई से इंक्वायरी, ठीक है ना, कम से कम हमको ये तो देखने दो कि आप करवाते हैं नहीं करवाते हैं करके. जब क्लीन चिट देंगे उसके अंदर. लेकिन आज तो अब ये सवाल है तो आपने है तो अगर कल के दिन है तो देवेंद्र फडणवीस साहब से पूछे की साहेब त्यांचे जे भाषण होतं आणि आपल्या बाजू जे बसलेले आहे अजितदादा त्याच्यामध्ये काय असं झालेलं आहे की ते त्यांनी सांगितलं होतं की 70,000 कोटी रुपये आणि ते आपल्या शेजारी बसलेले आहे. हे प्रश्न त्यांना विचारा. म्हणजे मी काय आहे की मी खूप लहान माणूस आहे,
मी सर्व प्रश्नांचे उत्तर देऊ शकत नाही. इंडिया का जो आया कि नहीं? इंडिया कोई नहीं लेंगे साहब, मैं और आप साथ में मिलके लड़ेंगे बस उसके अंदर, बाकी और किसी का वो नहीं है उसके अंदर. मेरे को पत्रकार मंडली बस साथ दे देंगी उसके अंदर. तो मैं देखिए, मैं मुस्लिम आरक्षण के बारे में एक बात कहता हूँ कि मराठवाड़ा जो मराठा समाज का जो आंदोलन चल रहा है, मैं भी मुझे कांग्रेस के नेता है मोहसिन पहलवान साहब, उन्हें फ़ोन करे और बोले साहब हम मीटिंग रख रहे हैं. अरे मैं बोला नहीं साहब, बहुत गलत टाइम पे रख रहे हैं. जब सत्ता में थी तो आप लोग मीटिंग नहीं रखते हैं इसमें. आप जब सत्ता में रहते हैं तो कहीं पर भी जाके डिविजनल कमिश्नर को देते नहीं हैं. अभी 8-10 दिन पहले मैंने देखा, 4 दिन पहले मैंने देखा हूँ कि वही मुसलमान लीडर हैं जो है तो सिर्फ है तो उनका काम रह गया है मेमोरेंडम देने का, फ़ोटो खिंचाने का, मीडिया वालों को बाइट देने का और ख़त्म. काम संपलं. म्हणजे सत्ता में थे तो एक बार जाके अगर बोलते थे कि साहब मुसलमानों का रिजर्वेशन के बारे में, अब जैसी सत्ता चले जाती है तो इम्तियाज़ जलील को बोल रहे हैं कि आप आओ करके मीटिंग के अंदर. मैं ये समझ रहा हूँ कि आज के इस दौर के अंदर ये हमारी बेवकूफ़ी होंगी उनसे मांगना कि आप हमको रिजर्वेशन दो. वो तो बोल रहे हैं कि तुमको हम सांस लेने दे रहे हैं मुसलमानों, इसी से खुश रहो. तो रिजर्वेशन कहाँ से? तो हमने सोचे कि क्यों अपने है तो वक्त ज़ाया करना इनके पीछे उसमें, कि जब हमकी इनकी नीयत, इनकी मंशा, इनकी सोच हमको सब पता है तो क्यों इनके पीछे मांगते रहने का. तो हमने बोले कि आप जाइए, भागिए. कोणाचा असं कधी बोललो मी? मी पत्रकार होतो साहेब, मी पत्रकार होतो साहेब. असं काय 24 वर्ष होतो, म्हणजे मी 24 वर्ष पत्रकार होतो साहेब. आणि खूप सारे लोक असे पत्रकार प्रयत्न करतं की माझ्या तोंडातून काही निघेल करके. 9.5 वर्षामध्ये त्यांना काही भेटलं नाही इसके अंदर आणि पुढेही भेटणार नाही साहेब. एक मुस्लिम समाजाचा एक खासदार, एकमेव खासदार आहे महाराष्ट्रामध्ये, ते कशा रिझर्वेशनच्या विरोधात होऊ शकतं? म्हणजे आम्ही विधानसभेमध्ये मुद्दा उचलला, लोकसभेमध्ये मुद्दा उचलला, अनेक मोर्चे याच्यामध्ये काढले, पण आता आम्ही या निकषावर पोहोचलेले आहोत की नाही, हे सरकारकडून आपल्याला रिझर्वेशन मिळणार नाही, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मिळणार नाही. मग तुम्ही माझ्याकडून हे अपेक्षा करणार आहे की इम्तियाज जरी तुम्ही मोर्चा काढणार. मी तर यांना सांगतो, हे जे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि जे सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज आहे ना, जे सत्तेमध्ये होते ना, मग त्यांना करायचं होतं तर करायला पाहिजे होतं ना. साहब 200% मिलना चाहिए. हाई कोर्ट का जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे, मुझे पता नहीं है कि आपने पढ़ा है कि नहीं, हाई कोर्ट ने इतने क्लियर लफ्ज़ों के अंदर बताया है. हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए करके, तो उसकी बुनियाद के ऊपर हाई कोर्ट ने पूरा बताया था कि सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट किसका है तो मुसलमानों का है, सबसे ज़्यादा कम एजुकेटेड कौन है तो मुसलमान है. तो इस बुनियाद के ऊपर हाई कोर्ट ने पूरा समझ के बोला था कि इनको एजुकेशन के अंदर 5% दो, नहीं दिए. जाके बड़े बड़े नेता जो है ना, उनको बोलिए ना हम तो तैयार है ना साहब, हमको तो भारतीय जनता पार्टी को हराने का है. हम कोई गधा खड़ा रहेगा बाहर और वो बोलेगा कि चल मैं निकला हूँ, मोदी जी को हराने का है, भाजपा को हराने का है, तो हम उस गधे का साथ दे डालेंगे. तुम तो इतने बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, त्यांना सांगा ना, तुम्ही विचारा ना त्यांना, आम्ही इतकं आहे साहेब, आम्ही इतकं है. जब दलित खड़े होते हैं तो हम जीत जाते हैं. साहब 2014 में भी बोले थे उन्होंने और 2019 में भी बोले हैं, और मेरे को इतनी खुशी हुई कि 2024 में भी बोल रहे हो. दोनों जब जब बोलते हैं मैं जीत के आता हूँ, जब जब बोलते हैं मैं जीत के आता हूँ उसमें. दूसरा मेरा ये कहना है कि देखिए, ये मुद्दों से भटकाने के लिए ये अपन ने सारे उसके अंदर, मेरी अपेक्षा ये है कि अपन इसके बारे में अगर थोड़ा सा ये करेंगे उसके अंदर. देखिए, इलेक्शन आएगा, कोई हारेगा, तो कहा कि अगर इससे 1 रुपया भी अगर तुमने लिए, 1 रुपया भी, तो तुम्हारा जितना चैरिटी के बेड्स का हिसाब है मैं पूरा बाहर निकालूंगा करके. कल मुझे बताया गया है कि मतलब उन्होंने बोले हैं कि अब हम इससे 1 रुपया भी नहीं लेंगे करके. सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमित शाह साहब आ रहे हैं तो 70 साल पहले, 75 साल पहले जे झालं होतं, आम्हाला अभिमान आहे की आम्ही मराठवाड्याचे आहे, मुक्ती संग्राम, मराठवाडा वेगळा झालेला आहे, ते एक इतिहास झालेला आहे. पण आज लोकांची काय परिस्थिती आहे, त्यांनी भाषणामध्ये हे पण उल्लेख करा की तुमच्याकडे जे डिपार्टमेंट आहे कॉपरेटिव्सचा, त्या कॉपरेटिव्समध्ये कशा प्रकारचा घोळ सुरू आहे त्याच्या बाबतीतही त्यांनी बोललं तर आम्हाला चांगलं वाटेल. फक्त पॉलिटिकल स्पीच न देता माणसांच्या बाबतीतही काही बोला. एक शेवटचा प्रश्न, 17 तारखेला तुम्ही कार्यक्रमाला, 17 तारखेला कार्यक्रम, मी मागच्या 2 वर्षापासून जात आहे.
आणि 17 तारखेला जेव्हा मी येईल मुख्यमंत्र्यांपेक्षा जास्त कव्हरेज मला मिळतं की इम्तियाज जलील आला, म्हणजे रजाकार आलेला आहे त्या 70 वर्षापूर्वीचा, तर मी येतो, मला काही देणं घेणं नहीं। उसके अंदर अभी कैबिनेट के अंदर है तो उसके बारे में भी है तो चर्चा होने वाली है। आम खास मैदान के ताल्लुक से आम खास मैदान का चूँकि है तो बहुत सारे इश्यूज़ है, तो हमने म्यूनसिपल कमिश्नर को बोला था कि हमको सूद गिरनी का ग्राउंड दे, तो सूद गिरनी के ग्राउंड को हमने जाके इंस्पेक्शन किया है। बहुत बढ़िया सा वहाँ पे हम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ डेवलप करने वाले हैं। उसके लिए ऑलरेडी कुछ पैसा मैंने लेके आया हूँ, वो पैसा हमारे पास है, तो हमने कमिश्नर साहब को बोला कि इसका क्लियर आप अगर हमारे को करके दे डालेंगे। बाद में पता चला कि शहर के जितने बड़े बड़े लैंड माफिया है, डाकुआ ज़मीनों के, जहाँ खुली ज़मीन दिखी है ये मेरी है बोल के, तो वो पूरे वहाँ पे फंसे हुए हैं। लेकिन अब मैं जाने के बाद उनको बोल रहा हूँ हाथ जोड़ के कि हट जाओ वहाँ से करके। आम खास का भी प्रपोजल कैबिनेट के अंदर रख रहे हैं, उसके लिए भी फंडिंग मांग रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। औरंगाबाद शहर के अंदर कैबिनेट मीटिंग हो रही है। हमने 2 महीने पहले मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखे थे कि मराठवाड़ा के किसानों की बहुत बुरी हालत है, मराठवाड़ा के डेवलपमेंट के ताल्लुक से एक कैबिनेट मीटिंग यहाँ पर ली जाए। अब 16 तारीख के दिन वो मीटिंग होने के लिए जा रही है। लेकिन हमको ये बात समझ में आई कि 2016 के अंदर जो इसके पहले की कैबिनेट मीटिंग हुई थी 7 साल पहले, उसमें बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं किए गए थे। तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के स्कीम्स की घोषणा की गई थी, ऐलान किया गया था। हमने ये पूरे स्कीम्स के बारे में पढ़ा कि किसको कितना फ़ंड देने का वादा किया गया था, कि कौन कौन सी स्कीम्स नहीं लाने वाले थे करके। तो हमने उसका पूरा डिटेल निकाला, एक एक डिपार्टमेंट के साथ रिसर्च किए, बात किए, और हमको ये बात समझ में आई कि मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम्स जो है वो सिर्फ घोषणा पेपर के ऊपर रह गई है करके। इसमें सबसे बड़ा घोटाला जो एक हमको नज़र आया है वो मराठवाड़ा के इरिगेशन के अंदर जो पैसा यहाँ पे लगाया जा रहा है पेपर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर नहीं। जैसा एक उदाहरण देता हूँ, एक स्कीम है 1978 के अंदर शुरू हुई थी, 24 करोड़ रुपए की स्कीम थी। अब वो स्कीम जो है वो तकरीबन 4-5 हज़ार करोड़ रुपए तक पहुँच गई। एक स्कीम ऐसी है जो कुछ 100 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी, अब 13,500 करोड़ रुपए से। मेरा ये कहना है कि आज सबसे ज़्यादा आत्महत्या जो है वो मराठवाड़ा के किसान कर रहे हैं, और अगर ये पैसा ईमानदारी से अगर ये स्कीम्स के ऊपर खर्च किया जाए तो आज हमारे किसानों को मरने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन हो ये रहा है कि इसमें सब टक्केवारी का धंधा चल रहा है। आमदार लोग हो गए हैं, बड़े बड़े नेता हो गए हैं, वो लोग इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स को ऊपर से सैंक्शन करके लेके आ रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि ये स्कीम मैंने लेके आया। अब इसके अंदर कोई ठेकेदार ने अगर इसमें अगर कोई डाला तो हम इसके हाथ पैर तोड़ देंगे, इस हद तक बात चली गई है। और ये एक अधिकारी ने बताया है कि साहब, एक आमदार ने ये बोला है कि अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर किसी ने डाला तो आम्ही त्याचे हाथ पाय तोड़ून टाकू। म्हणजे ये महाराष्ट्र है, हाँ, ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, या महाराष्ट्र में ऐसा गुंडा राज चलने वाला है करके। और मैं साफ कह रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अगर प्रामाणिक है मराठवाड़ा की जनता के साथ, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि ये जितने भी इरिगेशन के स्कीम्स हैं इसका सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो के ज़रिए है तो इसकी पूरी इंक्वायरी करवाई जाए कि ये कैसा सिर्फ पेपर के ऊपर ये काम किया जा रहा है करके। इसमें अधिकारी लोग भी शामिल है, तो आपको समझ में आएगा। जब हमने आदर्श के अंदर डाले तो पता चला कि डीडीआर को भी हमने अरेस्ट करवाए है करके। तो इरिगेशन के अधिकारी समझ रहे हैं कि हमारे को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि 3,000 करोड़ आते हैं तो मैं ये मंत्री को इतना देता हूँ, ये मंत्री को इतना देता हूँ, आमदार को इतना दे देता हूँ, तो मेरे को कौन हाथ लगाएगा करके उसमें। तो मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि ये हिस्सा ऊपर लेवल तक जा रहा है, इसलिए ये सब खामोश बैठे हैं और किसान मर रहा है। अगर आपको ये सब रोकना है तो इसकी इंक्वायरी करवाने लगाइएगा। और जो जो वादे आपने किए थे नए कैबिनेट में, अगर हमने आपको कुछ आपने नया नहीं भी दिए तो कम से कम जो झूठ का पलीदा आपने 2016 के अंदर देकर गए थे वो आप यहाँ पर निकाल दें। और चूँकि देवेंद्र फडणवीस साहब भी आ रहे हैं, बहुत बड़ा मोर्चा निकाले थे उन्होंने महानगर पालिका के ऊपर, बहुत बड़ा मोर्चा निकाले थे कि औरंगाबाद की जनता के लिए उनका प्रेम जो है, प्यार जो है वो उमड़ के बाहर आ रहा था कि मैं कितना चिंतित हूँ। उनकी महिलाओं ने 9 वारी साड़ी पहन के एक फुकट का हंडा उनको दिया गया था, तो वो हंडा है तो यहाँ पे लगा कर है तो वो रोड पे डांस कर रहे थे।
और ऐसा बता रहे थे कि पानी आ गया है करके। अब देवेंद्र फडणवीस साहब आप आ रहे हैं, एक मोर्चा निकाल लीजिएगा। अगर पानी के बारे में अगर आपको इतनी ही चिंता है तो आप यहाँ पर कैबिनेट आ रही है, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन नए घोषणा करने से पहले पुराने का हिसाब किताब अगर बता दें तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। अमित शाह देखिए, औरंगाबाद के तकरीबन जितने आमदार हैं, ये सभी आमदारों ने जो फंड अपने मंत्रालय से लेके आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये पूरे काम जो है, एक समझ लीजिए मेरे हिसाब से वैजापुर के अंदर कुछ 350 करोड़ रुपए के काम आए हैं, गंगापुर के अंदर आए हैं, पैठन के अंदर आए हैं। हर एक ने ये बोल दिया है कि ये काम मेरा ठेकेदार करेगा और उसके बदले में ठेकेदार ने उनको 15% कमीशन देना। मेरा ये कहना है कि सिर्फ अगस्त महीने के अंदर तकरीबन 100 किसानों ने मराठवाड़ा के अंदर आत्महत्या की, सिर्फ 100 एक महीने के अंदर। और ऐसे हालात के अंदर तुम सिर्फ अपना टक्केवारी के अंदर रहेंगे और दूसरा किसी ने भरना नहीं तो हाथ पैर तोड़ डालेंगे। मैं तो ठेकेदारों को बोल रहा हूँ, अगर कोई अच्छा ठेकेदार है और जो भरना चाह रहा है बिल्कुल भर, अगर कोई भी तकलीफ़ आती है तो हमारे पास आओ करके, क्योंकि हम किसान मर रहे हैं और ये अपने पैसों का धंधे के अंदर लगे हुए हैं, तो ये हम कब तक किसानों को ऐसे ही मरते देखते रहेंगे करके। गनी में कावा जो है, हमारा एक मोर्चा निकलने वाला है आदर्श का, जितने भी ठेवीदार है भड़कल गेट से लेके आमखास मैदान तक मोर्चा निकलने वाला है। और वो मोर्चा ख़त्म होने के बाद अमित शाह साहब आने वाले हैं, तो उनको भी थोड़ा सा बताएंगे कि आप आके सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिकल भाषण मत दीजिएगा कि निज़ाम कैसा था, रज़ाकार कैसे थे, सबको मालूम है, वो गए चले गए, मर गए, ख़त्म हो गए। अब जो ज़िंदा है उनके बारे में भी बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबके नाम ले लिया ना मैंने आपको, सबके नाम ले लिया है इसके अंदर। एक तालुका के अंदर एक ही आमदार रहता है, जैसा ज़िले का एक ही खासदार है। अगर किसी ने आरोप लगाया कि खासदार बदमाश है करके उसमें, तो चुन के आने वाला एक ही है, बाकी दो पीछे के दरवाजे से आए हुए वो अलग बात है।